गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्यंत क्लास के ऑनलाइन चैनल में। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों की। किन की बात कर रहे थे? विश्व की प्रमुख जनजातियों की। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों में हमने देखा कि 12th क्लास में 4 जनजातियों का अध्ययन किया हुआ है। कितनी जनजातियों का अध्ययन किया हुआ है? 4 जनजातियों का अध्ययन किया हुआ है। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था एस्किमो जनजाति का। किस जनजाति का अध्ययन किया था? एस्किमो जनजाति का, ठीक है ना। एस्किमो के बाद हमने किया था बुशमैन का। कौन सी जनजाति का अध्ययन किया था? बुशमैन का। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भील जनजाति। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं भील जनजाति की। किसकी बात कर रहे हैं? भील जनजाति की। भील, तो देखिए, भील जनजाति वो जनजाति है विदेशों में पाई जाती थी। भील जनजाति के बारे में बता दूं कि भील जनजाति तो हमारे भारत और भारत में भी, राजस्थान में भी भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो देखिए, भील जनजाति के लोग, शारीरिक संरचना उनकी कैसी रहती है, ठीक है ना, उनकी बनावट किस प्रकार की है। तो भील जाति की हम बात करें तो देखिए, भील शब्द की उत्पत्ति किसकी? भील शब्द की उत्पत्ति। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के, जो द्रविड़ लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तमिल वगैरह, तो द्रविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। किससे हुई है? बीलू शब्द से। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बील या बीलू शब्द से हुई है। किससे हुई है? बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज होता है। देखिए कि भील जनजाति की भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाजी। क्या होता है? अर्थ होता है तीरंदाज होता है। अब भील भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भील भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। भील भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, तो 2 इससे पहले होंगी। तो पहली का नाम तो है संथाल। कौन सी है? संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति है? संथाल। और दूसरे नंबर पर आता है गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति? गौड़, ठीक है ना। तो संथाल और गौड़ के बाद भील जनजाति का जो संबंध आता है वो तीसरे नंबर पर आता है। किस पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। तो भील भारत की संथाल व गौड़ के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है भील जनजाति? राजस्थान के बांसवाड़ा, ठीक है ना। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। राजस्थान के 4 जिलों में पाई जाती है, ठीक है ना। अब राजस्थान के किन किन जिलों में भील जनजाति पाई जाती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। इन जिलों में पाई जाती है। अब देखिए, भील भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो कि मध्य भारत में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। क्या अर्थ होता है? तीरंदाज। कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति भूल से भी बताते हैं, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना या मारना। किससे बताते हैं? भूल से बताते हैं, जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना या मारना होता है। तो देखिए, अब कुछ ऐतिहासिक बातों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो महादेव जी, शंकर भगवान, जिनका आपने नाम सुना होगा। तो देखिए, भील शब्द की उत्पत्ति शंकर भगवान के पुत्र निषाद से हुई है। किन से हुई है? निषाद से हुई है। कि भीलों की जो उत्पत्ति हुई है वो शंकर भगवान के पुत्र निषाद से हुई है। शंकर भगवान के पुत्र का नाम था निषाद। क्या नाम था? निषाद, ठीक है ना। किससे हुई है? निषाद से हुई है।
तो देखिए कैसे कि निषाद ने पिता महादेव के बैल अर्थात नंदी को मार दिया था। ये पौराणिक कथाएं हैं जो बताती है कि भील शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो भीलों की जो उत्पत्ति हुई है भगवान शंकर के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद ने क्या किया था, भगवान शंकर के नंदी महाराज जिनको हमने देखा है या बैल कह सकते हैं, ठीक है ना, तो बैल को इन्होंने क्या किया था, मार दिया था। शंकर भगवान ने इनको दंड स्वरूप कहाँ भेज दिया था, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। कहाँ पर निर्वासित कर दिया था, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। और निषाद से ही भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गए शंकर भगवान की बात। दूसरी बात, रामायण काल की अगर हम बात करें तो राम भगवान को जिस महिला जिसका नाम था शबरी, जिसने अपने झूठे बेर खिलाए थे, उस महिला का संबंध भी किससे था, भील जनजाति से था। किससे था, भील जनजाति से था, ठीक है ना, किससे था, भील जनजाति से था। महाभारत में भी एकलव्य का संबंध किससे था, भील जनजाति से। तो एकलव्य आपने देखा होगा कि गुरु द्रोण के पास आते हैं तीरंदाजी की शिक्षा लेने, गुरु द्रोण उनको मना कर देते हैं। तो ये जो एकलव्य है ये विश्व का सबसे धनुर्धर धनुर्धारी होता, परंतु गुरु जी ने क्या मांग ली, गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, अपना अंगूठा मांग लिया था। और अपने अंगूठे को देते हुए एकलव्य ने बिल्कुल भी निसंकोच नहीं किया और गुरु जी के कहने मात्र पर ही वह अंगूठा उनको दे दिया। अर्थात रामायण में शबरी नामक महिला का संबंध भील जनजाति से है और महाभारत में एकलव्य का संबंध भी किससे है, भील जनजाति से है, ठीक है ना। अब इनकी हम शारीरिक संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शारीरिक संरचना की बात करते हैं। तो देखिए भील जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भील जनजाति की शारीरिक संरचना, किसकी बात करेंगे, शारीरिक संरचना की। शारीरिक संरचना कैसी होती है भीलों की, तो भीलों की शारीरिक संरचना, ये लोग नाटे कद के होते हैं। कैसे होते हैं, नाटे, ये लोग नाटे कद के होते हैं। कैसे होते हैं, नाटे कद के होते हैं, ठीक है ना। इनका रंग गहरा काला होता है, रंग गहरा काला होता है। कैसा होता है, गहरा काला होता है। ये विशेषताएं देख लेना शारीरिक संरचना में, नाटे कद के होते हैं, इनका रंग गहरा काला होता है। आंखें लाल होती है, आंखें कैसी होती है इनकी, लाल होती है। बाल कैसे होते हैं, बाल इनके रूखे होते हैं, जानते हो ना रूखापन, बाल कैसे होते हैं, रूखे होते हैं। इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। कैसा होता है, बाहर निकला हुआ होता है। किनका जबड़ा, भील जनजाति के लोगों का। ये ईमानदार व मेहनती होते हैं। भील जनजाति के लोग जो होते हैं वो ईमानदार व मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं वे मेहनती भी होते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ईमानदार व मेहनती होते। चोरी करने को ये सबसे बड़ा पाप मानते हैं कि भील जनजाति के लोग चोरी नहीं करते। चोरी करने को ये क्या मानते हैं, सबसे बड़ा पाप मानते हैं। क्या मानते हैं, सबसे बड़ा पाप मानते हैं। तो चोरी करने को ये लोग क्या मानते हैं, सबसे बड़ा पाप मानते हैं। चोरी करना सबसे बड़ा पाप है, चोरी करना सबसे बड़ा पाप कौन मानते हैं, भील जनजाति के लोग। धार्मिक दृष्टि से कि चोरी करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर इनके निवास क्षेत्रों की बात करें, ये हो गई इनकी शारीरिक संरचना। नाटे कद के होते हैं, रंग गहरा काला होता है, आंखें लाल, बाल रूखे होते हैं, इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है और ये लोग ईमानदार व मेहनती होते हैं। चोरी करना ये सबसे बड़ा पाप मानते हैं। अब आते हैं निवास क्षेत्र, किन की बात करेंगे, निवास क्षेत्रों की बात करेंगे। शारीरिक संरचना के बाद तो यहां देखिए निवास क्षेत्र। तो निवास क्षेत्रों में ये लोग ये दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में। अब दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि शंकर भगवान के पुत्र को कहाँ भेज दिया, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में। इनके निवास क्षेत्रों में 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। इनके निवास क्षेत्रों में 33% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वन पाए जाते हैं।
तो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में ये अधिकतर मिलते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग। ठीक है ना। अब ये जो भील जनजाति के लोग हैं कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ये लोग पाए जाते हैं। निवास क्षेत्र, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों के वन क्षेत्रों में भी रहते हैं। अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्रों में भी क्या करते हैं? ये लोग निवास करते हैं। भारत में भील 4 राज्यों में मिलते हैं। भारत में भील कितने राज्यों में मिलते हैं? 4 राज्यों में पाए जाते हैं। कौन कौन से में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में। ठीक है ना, यहाँ पर ये लोग मिलते हैं। फिर आता है इनके अर्थव्यवस्था का आधार। ये निवास क्षेत्र हो जाते हैं। कौन कौन से भारत में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, गुजरात और महाराष्ट्र, अर्थात केंद्र में ये लोग पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं किनकी? अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो देखिए भील जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का क्या आधार है। अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार। तो देखिए भीलो जनजाति की अर्थव्यवस्था का क्या आधार है कि वनों व पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण भीलों की आजीविका का मुख्य आधार क्या क्या होता है? मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन। ये लोग वनों में विशेषकर कंदमूल, फूल, फल एवं पत्तियां एकत्रित करते हैं और ये जंगली पशुओं व पक्षियों का भी शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियों व चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस व मुर्गी पालन ये लोग आदि भी करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या क्या आधार होता है? शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना, ये सब चीज़ों का एकत्रीकरण करते हैं, जिनको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आखेट। क्या आता है? सबसे पहले नंबर पर आखेट, अर्थात शिकार करना। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा ध्यान देना आप लोग। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, कि भील जनजातियों के लोगों का शिकार क्या होता है। ठीक है ना, भील जनजाति के लोगों का शिकार क्या होता है। तो देखिए जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। जंगलों में, कहाँ पर? जंगलों में तीर कमान, ध्यान देना, तीर कमान इनका प्रिय यंत्र है। किनका? भील जनजाति के लोगों। तो जंगलों में तीर कमान से ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तीर कमान से शिकार करते हैं, शिकार करते हैं। जंगलों में किससे शिकार करते हैं? तीर कमान से ये लोग शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग क्या करते हैं कि पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे। पहले क्या थे? ये लोग शिकारी थे। क्या थे? शिकारी। परंतु वर्तमान में अब ये लोग क्या करने लगे हैं? कृषि। और भील जनजाति के 80% लोग वर्तमान में क्या करते हैं? कृषि करते हैं। पहले ये लोग क्या थे? ये महान शिकारी थे, शिकार करते थे, धनुर्धारी थे, तीर चलाना जानते थे। तो ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। परंतु वर्तमान में यह लोग कृषि करते हैं। और भील जनजाति के 80% लोग, कितने प्रतिशत लोग? 80% लोग क्या करते हैं? कृषि करने लगते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि करते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं ये लोग? पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं, जिसे हमारे यहाँ स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग क्या करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चिमाता। क्या कहा जाता है? चिमाता। तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चिमाता। ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में हो गई। और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को, और मैदानी क्षेत्रों में
की जाने वाली कृषि को, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को ये लोग क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि, जूमिंग कृषि होती है, उसको चिमाता कहा जाता है। और मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको कहा जाता है दजिया। क्या कहा जाता है? दजिया कृषि कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है भोजन। ये तो आखेट हो गए। क्या हो गए? आखेट। अब आखेटों में ये लोग क्या करते हैं? आखेटों में ये लोग जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं। जंगली पशुओं व पक्षियों का भी क्या करते हैं ये लोग? शिकार करते हैं। आगे देखेंगे भोजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसकी? भोजन की। भोजन कि भील लोगों का प्रिय भोजन क्या है? तो बहुत पुरानी वर्ष पर्यंत अर्थात बहुत ही सालों से भीलों का जो मुख्य भोजन है वो है मक्का। भीलों का मुख्य भोजन, भील जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? मक्का है। मक्का जानते हो ना, जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉपकॉर्न बनते हैं। तो भील जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? मक्का है। उत्सवों व प्रतिभोजों के अवसर पर चावल व लापसी बनती है। जब उत्सव होते हैं इनके, उत्सव व प्रतिभोज पर क्या बनाते हैं ये लोग? चावल और आटे की क्या बनाते हैं? लापसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लापसी बनाते हैं ये लोग। तो उत्सव व प्रतिभोज पर ये लोग क्या बनाते हैं? चावल व लापसी बनाते हैं। छाछ व आटे को उबालकर ये लोग क्या बनाते हैं? राबड़ी बनाते हैं। छाछ व आटे को उबालकर प्रिय भोजन में क्या बनाते हैं? राबड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राबड़ी। कौन? भील जनजाति के लोग। गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। और रीति रिवाज व परंपराओं के अनुसार कुछ जो भील लोग होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं। रीति रिवाज व परंपराओं के अनुसार जो भील लोग हैं वो कैसे होते हैं? मांसाहारी भी होते हैं। तो रीति रिवाज व परंपराओं के अनुसार, व परंपरा के अनुसार क्या होते हैं भील लोग? मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ध्यान देना, रीति रिवाज व परंपरा के अनुसार मांसाहारी लोग होते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित शराब का अधिक सेवन करते हैं। भील लोग महुआ, कॉफी का जैसे एक पेय पदार्थ आता है, जिस तरह से कॉफी होती है उसी तरीके से महुआ का भी एक पेय पदार्थ होता है। तो भील लोग महुआ से निर्मित, ठीक है ना, शराब का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वाइन का उपयोग करते हैं। किससे? महुआ से। देखिए कॉफी आप लोग पीते हो पेय पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में, वैसे ही महुआ भी कॉफी की तरह एक पेय पदार्थ है। ठीक है ना। उससे क्या बनाई जाती है? ये शराब बनाते हैं भील लोग और उसका सेवन करते हैं। ये इनके भोजन में शामिल है। ठीक है ना। तो भील लोग महुआ से निर्मित शराब का अधिक सेवन करते हैं। फिर हम बात करें भीलों के वस्त्रों की। किन की बात करेंगे? भीलों के वस्त्रों की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब भील लोगों के वस्त्रों की बात करेंगे कि भील लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। देखिएगा वस्त्र, भीलों के वस्त्र, ठीक है ना। तो पुरुष छाल से बनाकर, ठीक है ना, पुरुष क्या करते हैं? छाल से बनाकर नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। पुरुष क्या करते थे? छाल से बनाकर नेकर पहनते थे और स्त्रियां क्या करती थी? पेटीकोट पहनती थी उसी छाल से बनाकर। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। ठीक है। छाल से बनाकर नेकर पहनते थे, छाल से नेकर बनाकर पहनते थे पुरुष लोग। महिलाएं जो है पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में ये लोग धोती कुर्ता। आज़ादी से पहले की बात करें तो भील अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र धारण करते थे। धीरे धीरे जैसे ही आधुनिक युग आया तो ये लोग छाल से बनाकर नेकर पुरुष लोग, महिलाएं पेटीकोट पहनती थी। ठीक है ना। पुरुष धोती, कुर्ता, कमीज, साफा या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां हैं वो घाघरा, लुगड़ी आदि पहनती हैं।
लड़के लंगोट पहनते हैं तथा लड़कियां ओढ़नी आदि वस्त्र पहनती हैं। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकल से बने आभूषण पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों से सजाती और संवरती रहती है। अब इनके आवासों की बात करें। किन की बात करेंगे? आवासों की। नोट्स में आपको सब भेज चुका ही हूं। भीलों के आवास को कू कहा जाता है। भीलों के आवास को क्या कहा जाता है? कू, अर्थात भीलों के घरों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भीलों के घर बिखरे हुए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भीलों के जो घर है वो कैसे मिलते हैं? बिखरे हुए मिलते हैं। भीलों के घर बिखरे हुए मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बिखरे हुए मिलते हैं। ये प्राय झोपड़ियों में रहते हैं और झोपड़ी का जो निर्माण है वो घास फूस से किया जाता है और छोटे छोटे गांवों के समूह को, है ना, छोटे छोटे गांवों के समूहों को फला व बड़े गांव को पाल कहा जाता था। छोटे छोटे गांवों के समूहों को फला व बड़े गांव के समूहों को पाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाल। छोटे गांव के समूहों को फला कहा जाता था और बड़े गांव के समूहों को क्या कहा जाता था? पाल कहा जाता था। ठीक है ना। और भील जनजाति के छोटे गांवों के समूहों को फला और बड़े को क्या कहा जाता था? पाल कहा जाता था। भील जनजाति के जो लोग हैं शिकार में एक फटकिया का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? फटकिया। किसका? फटकिया। अर्थात इस फटकिया का प्रयोग वो पक्षियों को पकड़ने के लिए करते थे। किसके पकड़ने के लिए करते थे? पक्षियों को पकड़ने के लिए फटकिया का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब आता है इनके औजार व बर्तन। तो देखिए औजार व बर्तनों को, भील जनजाति के जो औजार हैं और बर्तन हैं। तो भील जनजाति के औजार व बर्तनों में, भील जनजाति के औजार व बर्तन कि औजार व बर्तनों में किन किन का उपयोग करते हैं? धनुष, बाण, तलवार व खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। धनुष, बाण, ठीक है ना। कौन कौन से? धनुष, बाण, तलवार व खंजर। तलवार व खंजर इनके क्या हैं? प्रमुख अस्त्र हैं, औजार हैं। ठीक है ना। बाण दो प्रकार के होते थे, एक हरियो व दूसरा रोबदो। बाण कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक हरियो और दूसरा जो होता था वो होता था रोबदा। कौन सा होता था? रोबदा। दो बाण होते थे, प्रकार के बाण होते थे, एक हरियो और दूसरा रोबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए फटकिया का प्रयोग करते थे। एक प्रकार का फंदा था जो पक्षियों के गले में अटक जाता था। और संपन्न भील किसका प्रयोग करने लगे हैं वर्तमान में? बंदूकों का। भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन इनके क्या होते हैं? बर्तन कैसे हैं? मिट्टी से बने। मिट्टी से बने बर्तन भील लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मिट्टी से बने बर्तनों का भील लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है इनके घरों में। मक्का पीसने की चक्की, क्योंकि मक्का इनका क्या है? प्रमुख भोजन है। तो मक्का पीसने की चक्की व बांस का, आदिवासी लोग हैं भील, ठीक है ना, जंगलों में रहते हैं। तो बांस इनका, तो बांस से क्या बनाते हैं ये लोग? पालना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पालना बनाते हैं। उसके बाद इनकी समाज व संस्कृति कि भील अनेक पितृसत्तात्मक समूहों व कुलों से संगठित है। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना अलग गण चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध हो, उनकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से या भगाकर लाई गई हो। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। किनों में? भील लोगों में। ठीक है ना। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता था, जिसे दापा प्रथा कहा जाता था। कि दापा प्रथा किसे कहते हैं? अंडर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दापा प्रथा किसे कहते हैं? तो देखिए दापा प्रथा, दापा प्रथा वह प्रथा है जिसके अंतर्गत विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। इसके अंतर विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। किसकी ओर से आता है? वर पक्ष की ओर से आता है।
आगे देखिएगा, वर पक्ष की ओर से आता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। दापा प्रथा में कन्या का क्या देना पड़ता है? मूल्य देना पड़ता है। जिस तरह से लड़की की शादी में दहेज दिया जाता है, वैसे इस समय यहाँ वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को क्या दिया जाता था? दापा दिया जाता था, जिसको क्या कहते हैं? कन्या का मूल्य चुकाना। ठीक है ना, जो लड़के के पिता को देना होता था। ठीक है, एक और प्रथा चलती थी जिसे हम गोल गोदड़ो प्रथा के नाम से जानते हैं। ये जो युवक शूरवीर होते थे, साहस होते थे, वो अपनी साहसता दिखलाते थे। ठीक है ना, जो शादी हेतु युवती को चुनने के अधिकार में पाया जाता था, अर्थात उस समय स्वयंवर किया जाता था। ये प्रकृति पूजक है, प्रकृति की पूजा करते हैं ये लोग, और कृषि यंत्रों व उपकरणों को भी पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील किसान हैं। भीलों में बहुत देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग नाग देवता को पूजते हैं, तो कुछ अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। और ये जो लोग मृतक होते हैं उनका क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं। एक और कि भीलों का प्रमुख जो मेला है, वो मेला, भीलों का प्रमुख मेला कहाँ भरता है, कहाँ पे भरा जाता है? तो भीलों का जो प्रमुख मेला है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। कहाँ पर? डूंगरपुर। ठीक है ना। तो ये पूछता है कई बार कि भीलों का प्रमुख मेला बेणेश्वर धाम मेला है, जो राजस्थान में सोम, जाखम एवं माही नदी के त्रिवेणी संगम पर पाया जाता है। तो ये जो बेणेश्वर धाम मेला है, सोम, जाखम और माही नदी के तीनों नदियों के संगम पर पाया जाता है। वहाँ पर पाया जाता है डूंगरपुर में। ठीक है ना, कहाँ पर? डूंगरपुर में। भीलों का जो रणघोष होता था, अर्थात युद्ध के समय वो इनका जो रणघोष होता था वो फायरे फायरे होता था। कौन सा होता था? फायरे फायरे। ये भीलों का रणघोष है कि भीलों का रणघोष क्या है? फायरे फायरे। ध्यान देना, भीलों का रणघोष चिन्ह कौन सा है? फायरे फायरे। ठीक है ना। एक और पूछता है कि गमेती व बोलाओं में क्या अंतर पाया जाता है? कि पाल के मुखिया को गमेती कहा जाता था, अर्थात बड़ी जनजाति के लोगों को, जो एक प्रकार से शासक होता था, जबकि मार्गदर्शक का जो कार्य करता था उसको क्या कहा जाता था? बोलावा कहा जाता था। भील जनजाति के बारे में बताया है कि इनकी उत्पत्ति द्रविड़न शब्द से हुई है। किससे हुई है? द्रविड़न शब्द से हुई है। आगे देखिए स्टूडेंट्स कि ये लोग, इनकी शारीरिक आकृति बता दी कि ये लोग नाटे कद के होते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं, चौड़ी नाक होती है, लाल आंख होती है ना। ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। भीलों का मुख्य भोजन भी आपको बता दिया गया है कि मक्का चावल ये है। 2 प्रकार के बाण का प्रयोग करते थे, एक हरियो व दूसरा रोबदा। इसी के साथ यहाँ हमारे जो तीसरे नंबर की जनजाति थी भील, हमारे इस समय जो तीसरे नंबर की जो जनजाति थी भील, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है ना। और भीलों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी समय यहाँ आपके सामने बोर्ड पर अंकित है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला दापा प्रथा का, दूसरा मेले का पूछा जाता है, तो 2 प्रकार के बाण, ठीक है, और रणघोष फायरे फायरे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। इसी के साथ सेकंड अध्याय का जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि चारों जनजातियों को हम 4 पार्टों में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ी थी एस्किमो जनजाति, दूसरे नंबर पर पढ़ी थी हमने बुशमैन, आज हमने पढ़ी है भील जनजाति के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो होगी गौड़ जनजाति के बारे में। ठीक है ना। इसी के साथ नोट्स और वीडियो दोनों को साथ साथ देख के आपको स्टडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।